फंसी हुई अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी उनकी जल्द होने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर मार्च 2025 के आखिर में पृथ्वी पर लौट आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनकी वापसी जल्दी होने वाली थी, लेकिन मिशन को फिर से लॉन्च करने में कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से देरी हुई। क्रू 10 मिशन को 12 मार्च 2025 को लॉन्च किया जाना है। इस नए क्रू में नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि धरती पर लौटते ही सुनीता विलियम्स चल फिर नहीं पाएंगी। काफी महीनों से अंतरिक्ष पर रहने की वजह से धरती पर लौटते ही उन्हें समस्याएं घेर लेंगी। उन्हें गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन में लंबा समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा भी बन सकता है। इस खास पेशकश में सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें धरती पर लाने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उनके धरती पर आने की तारीख तय हो गई है और ये तारीख है 19 मार्च। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाने का ऐलान किया है। नासा इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। 12 मार्च को नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और रोस्को स्मोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर लाया जाएगा। 5 जून 2024 को सुनीता स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। उनके साथ गए बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीक दिक्कतों के कारण सुनीता वहां फंस गई। हालांकि अब 8 महीने बाद उन्हें धरती पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरती पर आने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंखें, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज्ड होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या कभी-कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीके घोष स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वीएन झा साहब मेरे साथ वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पीके घोष, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है स्पेस से वापस ला पाना एक ऐसे एस्ट्रोनॉट को जिसे भेजा तो 8 दिन के लिए गया हो और जो 8 महीने का वक्त गुजार चुका हो? देखिए, ये एक अजीब समस्या और बहुत ही जटिल समस्या था। एक के बाद एक कठिनाई आती रही। वो गए थे कुछ 9 दिन 10 दिनों के लिए और देखिए 8 महीने हो गए हैं और अभी तक वो कह रहे हैं जी हाँ, हम 12 मार्च को जो स्पेस ड्रैगन क्रू जो जाएगा, क्रू 10, उसके साथ हम वापस लेके आएंगे। गए तो वो बोइंग के स्टार लाइनर में और फिर वापस आ रहे हैं स्पेस एक्स के जहाज में। तो ये, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम आया। सबसे पहले मैं बताता हूं
कि जब बोइंग का जो स्टार लाइनर था उसमें कई खामियां आई, उनको मालूम था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। वहां पर 28 बूस्टर्स थे, आरसीएस थे, जो उनमें से 5 खराब हो गए और फिर चारों को ठीक कर दिया, एक वो ठीक नहीं कर पाए, फिर हीलियम लीक्स हुई और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हुई। तो नासा और बोइंग के बीच में काफी झड़प हुआ। ये लोगों को मीडिया में नहीं मालूम है, लेकिन उनके बीच में काफी झड़प हुआ, काफी तू मैं वाली बात हो गई। लेकिन नासा ने कहा हम आपके स्पेस क्राफ्ट में बुच को और सुनीता को वापस नहीं लाएंगे। किसमें लाएंगे? हम तो स्पेसएक्स के इसमें ही लाएंगे, क्योंकि वो सबसे सेफ है। फिर इसमें और कई प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं नहीं, क्योंकि उनका एक कंपटीशन है, उनको कितना कितने पैसे मिल रहे थे, कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे एक काफी। फिर बाद में वो देख रहे थे कि वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छी तरह स्टॉक्ड है, लेकिन ये दो बेचारे फंस गए वहां पर, और फिर दिन महीने में बदल गई और ये 8 महीने में ये प्रॉब्लम। ये नहीं कि वहां पर स्पेस क्राफ्ट नहीं जा रहे थे, सप्लाई स्पेस क्राफ्ट वहां पर जा रहे थे, लेकिन उनको ले आने का प्रॉब्लम हो रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इलॉन मस्क को कहा, इलॉन मस्क का ही है स्पेसएक्स, कि आप इसमें किसी तरह इन दोनों को वापस लेके आइए। लेकिन देखिए, फिर क्रू 9 गया, से उनको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रू 10 जो जा रहा है, उसके अंदर एक रशियन एस्ट्रोनॉट भी है और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी है। तो अभी हम सोचते हैं कि किसी तरह ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और ये दो बेचारे वापस चले आएंगे। ये दो बेचारे वापस चले आएंगे। आपने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसको सही भी मानता हूं कि एस्ट्रोनॉट जो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते, आज सुनीता विलियम्स उस बेचारे की कंडीशन में आ गई हैं। खैर, ग्रुप वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन भी हैं। वीएन झा साहब, हालांकि आईएसएस में एक ऐसा इमरजेंसी एक उसमें कैप्सूल है जिसके ज़रिए ऐसा एग्जिट लिया जा सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये मैं कॉमन मैन का सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो प्लीज़ मुझे उस खांचे से अलग करके मेरे सवाल को देखिएगा। वहां पर एक ऐसा कैप्सूल है जिसके ज़रिए लाया जा सकता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सिचुएशन इमरजेंसी नहीं समझी गई? क्या ये इंसिडेंट इस बात की तरफ इशारा नहीं करता है कि अगर स्पेस साइंस और स्पेस ट्रेवल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आगे आती है तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल विंडो ओपन होती है इस एक्सपीरियंस के बाद, वो 8 महीने बाद होती है? वीएन झा साहब जी, बड़ा सटीक सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सबों के लिए मानक जो हैं इमरजेंसी के वो अलग अलग होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यूजुअली कंसिडर नहीं करता कि किसी को अगर फीवर हो गया तो वो इमरजेंसी हो गई, लेकिन कोई छोटे से परिवार में एक कोई छोटा सा बच्चा अगर बुखार से ग्रसित है तो शायद उस परिवार के लिए वो इमरजेंसी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जहाँ तक स्पेस ट्रैवल की बात आती है, देखिए स्पेस ट्रैवल में जो इमरजेंसी होती है वो बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कह लीजिए या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कह लीजिए, ये ऐसा जगह नहीं है कि आपने डिसाइड किया, अपना वो बैग पैक लिया और चल पड़े। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाने में भी काफ़ी समय लगता है, वहाँ पे डॉकिंग होनी है। आपने देख ही लिया कि जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो इसरो का था कितना तनावपूर्ण था। तो डॉकिंग वहाँ पे होनी है, वहाँ पे साइंटिस्ट अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद अनडॉकिंग होनी है,
फिर एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है री एंट्री की। री एंट्री के लिए सब लोग इसलिए इतना इस पर ध्यान देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा वेलोसिटी पे जब कोई भी मान लीजिए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब ये धरती का चक्कर लगा रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी लगभग 17,000 माइल या लगभग 26-27 हजार किलोमीटर पर आवर ये है, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। और उस वेलोसिटी में जब ये अनडॉकिंग होती है वहाँ से और जब धरती की तरफ में ये खींचती है तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ती है, और जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो इसका टेम्परेचर लगभग 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस वहाँ तक पहुँच जाता है। उसमें कोई भी चीज़ मतलब प्लाज्मा लेवल में चली जाती है, जल जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है री एंट्री की, इसको सस्टेन करना ही होगा, नहीं तो उसमें जो भी बैठा हुआ है वो मारा जाएगा। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है उसमें ये तीनों फेज की प्लानिंग जो होती है बिल्कुल मेटिकुलस होती है। एक तो जाने का फेज जो है उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन एक जो आपको मैं बता दूं, मैंने इसके ऊपर में एक किताब लिखी हुई, मेरी किताब डिज़ाइन में काम आती है। ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेस ह्यूमन स्पेस ट्रैवल्स के। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जिसको हम लोग यूजुअली ECLSS कहते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ये जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। और यहीं पे हमारे जो भी पैनलिस्ट घोष और ने बताया था कि एक कार्गो मिशन था, उसमें नहीं आ पाए, उसमें वो आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि कार्गो मिशन के लिए जो कैप्सूल होता है उसमें ये ECLSS नहीं होती है, और जब तक वो ECLSS नहीं होगा इसमें कोई जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन से आएंगे और इसके बीच में धरती और स्पेस स्टेशन में एनवायरनमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एक एक सांस के लिए जितने रिजर्व्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती। तो इसलिए ये अंतर होता है स्पेस ट्रैवल्स में और बाकी ट्रैवल्स में। अब यहाँ पे आती है बात कि ये अभी ही इतना ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि वो उसको इमरजेंसी में क्यों नहीं ले आके आए। तो इमरजेंसी स्पेस ट्रैवल में जो इमरजेंसी होती हैं वो डिफाइंड होती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनीता विलियम पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी हैं, काफ़ी लंबा रह चुकी हैं, 2 या 3 बार गई हुई हैं वो, तो उनको उसका अनुभव है और वो ये जानती हैं कि वो स्पेसिफिक इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या हैं, और उस कंडीशन को पता लगाने के लिए स्पेस स्टेशन में वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिससे उनके हेल्थ का जो स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा, जो इमीडिएट टेस्ट हैं वो टेस्ट वहां पे होगा, और किसी भी तरह की अगर पैनिक हो, इमरजेंसी हो, तब डिफाइंड जो पैरामीटर हैं, अगर वो डिफाइंड डेफिनेशन में आता है कि हाँ इनको इमरजेंसी है, तो जैसे आपने कहा वहाँ पे कि इमरजेंसी कैप्सूल लगी हुई है, उस कैप्सूल में बैठिए, उससे आप डी कपल कीजिए और उसके बाद वापस आप धरती पे आ जाइए, उसके सारे ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे। लेकिन याद रहे जब वो इमरजेंसी कैप्सूल वहाँ से डी कपल होगा, उसके बाद वहाँ रह रहे लोगों को तब तक कोई भी इमरजेंसी विकल्प नहीं होगा अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो कि उनको धरती पे वापस ला सके। तो इसीलिए उस इमरजेंसी स्पेस कैप्सूल को बड़े एक्सक्लूसिवली, बड़े स्पेसिफिक कंडीशन में उसको यूज किया जाता है कि जब वहां पे इतनी इमरजेंसी आ गई कि वहां पे नहीं रह सकते हैं, तभी उसको वहां से डीकपल करके वापस लाया जाता है। तो ये सब इंट्रिकेसी हैं। अब जानते हैं ये रॉकेट साइंस है, इसमें सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने आपको तो एक वर्ड में बता दिया ECLSS, लेकिन उस ECLSS को आपने अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें बता दी, और शायद मुझे अब ये चीज समझ में आ रही है कि उस इमरजेंसी कैप्सूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। लेकिन पीके घोष साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके घोष साहब, नासा एक प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, इनफैक्ट इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें नासा के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। नासा को स्पेसएक्स की मदद लेनी क्यों पड़ रही है, एक ये चीज़ समझाएं। क्या इस तरीके के इमरजेंसी कैप्सूल्स जिसके ज़रिए लाने की ज़रूरत सुनीता और बुच विल्मोर के लिए पड़ रही है, वो नासा कैपेबल नहीं था इन 8 महीनों में प्रोड्यूस करने के लिए? और कितना टफ होता है ये इस तरीके का, मैं तो कहूँगा ये रेस्क्यू मिशन है, अगर आप इससे इत्तेफाक रखें तो।
देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे झा साहब ने भी कहा कि ये एक इमरजेंसी नहीं था, इन द सेंस कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको हर क्षण में मॉनिटर कर रहे थे, और वहाँ भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिससे छोटे मोटे इमरजेंसी का मेडिकल इमरजेंसी का वो देखभाल खुद कर सकते हैं, उनको इतना ट्रेनिंग मिलता है। जहां तक नासा का सवाल है, वैसा कोई इमरजेंसी नहीं था कि वो, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि वहां पर डॉकिंग और अनडॉकिंग दूसरे कार्गो शिप्स का तो होता रहता है। वहां पर 5 कार्गो शिप्स थे एक टाइम पे, जैसे नॉर्थरॉप ग्रूमन के कार्गो शिप्स थे, और भी कई कार्गो शिप्स थे। मेरे पास पूरा डिटेल्स है कि कौन कौन सोयूज के कार्गो शिप्स थे, लेकिन उनमें हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर ये खाली नासा का नहीं है, ये एक कंसोर्टियम का है। वहां पर कुछ 15 देश इसके अंदर मिले हुए हैं। तो नासा ही सबसे बड़ा है, नासा ही सब कुछ वो करता है, लेकिन और देश भी उनको सहायता कर रहे हैं और उनका भी योगदान है। तो उन्होंने क्या किया, नासा ने ये सब जो है अभी ऑफलोड कर दिया प्राइवेट कंपनीज को, बोइंग को कर दिया, स्टार लाइनर को कर दिया। उनको कुछ $4.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। स्पेसएक्स को, जो इलॉन मस्क का है, उनको $2.6 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और यहीं से शुरू होता है इनका कंपटीशन, और एक जो खिंचाव है यहीं से शुरू होता है। और ये सब जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत पहले से डिसाइड किया जाता है, सोचा जाता है, और उनसे अलग करना कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इस टाइम पे क्रू 9 जाएगा, इस टाइम पे क्रू 10 जाएगा, वो ये काम करेंगे, और इतनी आसानी से ये कुछ बदला नहीं जा सकता कि हम सोचे कि हाँ भैया आज ये नहीं जाएगा और कुछ जाएगा। इसमें बहुत मुश्किल लगता है। और जैसे ग्रुप कैप्टन झा ने भी कहा, ये एक इमरजेंसी का सिचुएशन नहीं था, क्योंकि सुनीता विलियम्स पहले भी वहां पर रह चुकी हैं, बुच विलियम्स भी बुच भी वहां पर पहले भी रह चुके हैं। तो अभी इसीलिए ये स्पेसएक्स भी अचानक उन्हें वापस नहीं ला पा रहा था, क्योंकि वो सेट है, इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे। फिर बाद में अभी चेंज ऑफ स्पेस प्लेटफॉर्म करके वो अभी ऐसे भेज रहे हैं ताकि वहां पर 2 सीट खाली जाए, और फिर उन दोनों को उन सीटों में वापस लिया जाए क्रू 10 के माध्यम से, फाल्कन 9 जो जाएगा वहां पर। तो ये इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे वो वहां पर फंसे हुए, लेके आ जाओ उन्हें। लेकिन पहली बात तो क्या ये इमरजेंसी है? ये इमरजेंसी नहीं है। दूसरी बात, फिर दूसरे प्रोग्राम्स का क्या होगा? तो अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो आसान नहीं है। अभी हम ये क्रू 10 के माध्यम से उनको लाने की सोच रहे हैं। 12 मार्च को वो जाएंगे, एंड ऑफ मार्च तक वो वापस आ जाएंगे, कुछ 25 मार्च तक वो वापस शायद आ जाए। एग्जैक्टली। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन झा, अब बात करते हैं वो जो कि वाकई आपके एक्सपर्टीज और इस विषय को हमारी जनता के सामने और विस्तार देकर रख देगी। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, कुछ फोटो शेयर की गई हैं, उन फोटो के ऊपर भी नेटिजन्स बहुत बात कर रहे हैं, नासा के जरिए फोटो सामने आई हैं। कितनी ऐसी फिजिकल चेंजेस से गुजर रही हैं
सुनीता विलियम्स या गुजर रहे हैं बुच विल्मोर, जो वापस धरती पर आने के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे क्या रिपरकशंस उन्हें झेलने पड़ेंगे जो इस अनएक्सपेक्टेड 8 मंथ्स विजिट के बाद उन्हें झेलने पड़ेंगे? वीएन झा साहब। रोहित जी, आपने बड़े शॉर्ट में अपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, आपने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली। देखिए, होता क्या है कि हम लोग धरती पे जब खड़े रहते हैं, यहाँ पे 1G का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे बदन पे लगता है। तो इसके चलते होता क्या है कि हमें खड़ा रहने के लिए हमारे कुछ मसल्स जो हैं, वो पीठ की तरफ जो मसल्स हैं वो हमेशा एक्ट करते रहते हैं, जो आपको स्ट्रेट रखते हैं। हमारा खून जो है, ब्लड, वो हार्ट के लेवल से नीचे वो पाँव के तरफ में सैगिंग होता है, और हार्ट के ऊपर जो है वो कम खून जाती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाती हैं। और ये कंडीशंस जब आप स्पेस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे होता क्या है कि स्पेस स्टेशन इतनी गति से घूमती है धरती के चारों ओर कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण जो है उसके बराबर हो जाता है, और नेट 0 हो जाता है। मतलब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। माइक्रोग्रेविटी इसको बोलते हैं या जीरो ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब जीरो ग्रेविटी में आप जाते हैं तो ये बदन का वजन जो है, एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है, ये सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि लोगों को एक्सरसाइज करना बिल्कुल लाजमी है। तो उसमें वहाँ पे स्ट्रैप लगा के लोग, मैनुअल ट्रेडमिल होता है, उस पर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि बोन के ऊपर में लोडिंग बनी रहे और मसल बिल्कुल वीक ना हो जाए, बोन का डेंसिटी बहुत तेजी से ना घटे। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे एक्सरसाइज होती है कि फिटनेस वहाँ पे ताजी रहे। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे दिन भर अपना काम करते हैं, रात में बड़े आराम से सोते हैं। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हर 90 मिनट में दिन और रात जो होता है वो चेंज होती रहती है। मतलब हर 90 मिनट में वो जो स्पेस स्टेशन है धरती के चारों ओर घूम जाता है, उसमें से 45 मिनट जो होता है वो वहाँ अंधेरा रहता है और 45 मिनट उजाला रहता है। तो आप बताइए कि उस 45 मिनट में आप कैसे प्रिपेयर कीजिएगा कि हम सोने जाएं और उसके बाद रात में सोएं, फिर उसके बाद जगें? ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर में लाइटिंग्स ऐसे रखी गई है कि जब किसी के सोने का टाइम होता है तो उस सेक्शन में लाइटिंग को ऐसा कर दिया जाता है कि आपको एहसास हो कि ये रात का समय है, अब मैं थक गया हूँ, मुझे अभी सोना है। दूसरी, ये जो वहाँ पे सोने का जो तरीका है वो किसी बेड पे आप नहीं सो सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रैप लगा के वो सोना होता है। तो हर चीज़ वहाँ पे अलग होती है। खाने पर पीने वाली चीज़, आप पानी पी नहीं सकते हैं, वो आपको स्क्वीज करना पड़ता है। खाने के लिए आप जो, जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, वो वहाँ पे नहीं खा सकते हैं। वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी बिल्कुल प्रॉब्लम है। वहाँ पे यूरिन जो है वो आप ऐसे पास नहीं कर सकते हैं। तो नहाना वहाँ पे लगभग असंभव सा होता है, लोग अपने आप को स्पंज करते हैं उसमें। तो हर चीज़ वहाँ पे अलग होती है। तो ये आप मान के चलिए कि वहाँ पे रहना और धरती पे रहना बिल्कुल आसमान ज़मीन का अंतर है। वो बिल्कुल रियल टर्म्स में कह रहा हूँ, आसमान में रहना और ज़मीन पे रहना दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम काफ़ी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे हमें सब कुछ ऐसे ही मिलता है। सही कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं और हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। आपने आसमान ज़मीन का अंतर कहा और इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। वाकई आसमान ज़मीन का अंतर है, और जिस ज़ीरो ग्रेविटी में हम जीने की कोशिश करते हैं, शायद नेचर ने, अगर मैं डार्विन के प्रिंसिपल को ही मानूं, तो उस हिसाब से भी इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम ज़ीरो ग्रेविटी में जिएं। ये जाहिर सी बात है, वेनेवर जब भी वो वापस आएंगे उन्हें फिजिकल कंडीशन से दो चार होना पड़ेगा। और शायद इस अनुभव ने, एक्सपीरियंस ने नासा को और सभी लोगों को फ्यूचर के हिसाब से और तैयार होने का भी एक स्पेस जरूर दिया है। पीके घोष साहब, बहुत